नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे VSEPR सिद्धांत। VSEPR सिद्धांत आणविक संरचना एवं रासायनिक आबंधन के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत का पूरा नाम है V वैलेंस, S सेल, E इलेक्ट्रॉन, P पेयर, R रिपल्सन। दैट मीन्स वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, या इसे हम बोलते हैं संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। सर्वप्रथम सिज्विक साइंटिस्ट के नाम है, ये सिज्विक व नोबेल नामक साइंटिस्ट ने इसे दिया था सर्वप्रथम, और इसके बाद गिलेस्पी व नाइहोम नामक वैज्ञानिक ने इसे और अधिक विकसित किया। तो आप दोनों साइंटिस्टों के नाम इस प्रकार से याद रखें, क्योंकि पूछे जाते हैं अक्सर। बहुत सारे सिद्धांत हैं, किसने दिए, ये भी एक क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम सिज्विक एवं नोबेल ने 1940 में इसे दिया था, और गिलेस्पी और नाइहोम नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे और अधिक विकसित किया। सबसे पहले हम देखें ये सिद्धांत क्या है, क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़ के आ चुके हैं। हमने देखा कि बंध बनाने के लिए जो VBT सिद्धांत है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें हमने पढ़ा कि जो परमाणु होते हैं वो अतिव्यापन करते हैं। फिर अतिव्यापन के आगे हमने पढ़ा संकरण के फलस्वरूप बंध बनते हैं। तो संकरण के फलस्वरूप जो बंध बनते हैं, उस बंध के द्वारा बहुत सारे बहुपरमाणुक अणु की संरचना हम नहीं बता सकते। संकरण में हमने देखा कि अणु की ज्यामिति हम समझा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जो बहुपरमाणुक अणु हैं उनकी संरचना बताने के लिए संकरण पर्याप्त नहीं। हाइब्रिडाइजेशन से हम उनकी संरचनाएं नहीं बता सकते। तो इसके लिए ये सिद्धांत दिया गया, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। सबसे पहले देखिए ये सिद्धांत क्या है, आप इसे नोट भी करें, फिर इसे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये सिद्धांत कहता है किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म से भरे कक्षक अंतरिक्ष में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहें, जिससे उनमें प्रतिकर्षण न्यूनतम हो, और इस अवस्था में अणु को अधिकतम स्थायित्व प्राप्त होता है। आप इसे पहले नोट जरूर करें, क्योंकि हम इसको एक एक शब्द के हिसाब से फिर समझेंगे। ठीक है, तो नोट भी कर लेंगे आप इसे। अब देखेंगे ध्यान से, सिद्धांत में क्या है कि जब किसी अणु का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ ये जो केंद्रीय परमाणु है, उस केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन युग्म। हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म आया ना, तो इलेक्ट्रॉन युग्म से जो भरे कक्षक होते हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वे कक्षक अंतरिक्ष या त्रिविम में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनमें दूरी कैसी हो, अधिकतम हो, मतलब एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर उपस्थित हो, और इस कारण उनमें जो प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम होता है। तो हमारे पास प्रतिकर्षण शब्द भी आया है, इससे उनके बीच में जो प्रतिकर्षण होता है वो न्यूनतम होता है, और इस कारण वे कैसे हो जाते हैं, अधिक स्थायी हो जाते हैं। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का ये जो सिद्धांत है, ये पॉइंट बिल्कुल आप नोट कर लें। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि रियल में ये थ्योरी क्या है, क्योंकि हमको जब लिखना है सिस्टमेटिक सारे शब्दों का यूज करना है, तो बिल्कुल जिन जिन शब्दों का मैंने यूज किया है वो आप इस सिद्धांत के अनुसार आप जरूर लिखें कि ये सिद्धांत क्या कहता है कि अंतरिक्ष में किस प्रकार से जो परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हो, और उनके बीच में प्रतिकर्षण कैसा होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। इसी कंडीशन में अणु कैसा होता है, स्थायी होता है। तो आपने इसे नोट किया होगा, अब इसे हम समझेंगे। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, हम ये देखें, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो शब्द है कि जो परमाणु कक्षक होते हैं वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हो, और जिसके कारण उनके बीच में जो प्रतिकर्षण होता है वो कैसा होता है, न्यूनतम होता है, और इसी कंडीशन में जो अणु है वो कैसा होता है, स्थायी होता है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, तो आप ध्यान रखें, नोट करते जाएंगे। फर्स्ट बिंदु यहाँ पर कहलाता है, यहाँ कहा जाता है कि यदि किसी परमाणु के संयोजकता कोष में केवल बंधे इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं
बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है, जिसके कारण अणु की संरचना नियमित होती है। मैंने जो शब्द कहे वो आप जरूर लिखें, है ना। मैंने क्या कहा आप नोट कर लेंगे इसे। यदि किसी परमाणु के संयोजकता कोष में केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है। जो परमाणु के कक्षक होते हैं उनमें प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है, जिसके कारण अणु की संरचना संकरण के आधार पर नियमित होती है। हम संकरण पढ़ के आ चुके हैं, तो संकरण के आधार पर संरचना कैसी होती है? नियमित होती है। नियमित होती है मीन्स कि अगर sp संकरण है तो बंधकोण कैसा होता है, तो संरचना कैसी होती है? रेखीय होती है ना। अगर हमने कहा sp3 संकरण है तो संरचना कैसी होती है? यहाँ पर चतुष्फलकीय होती है। तो ये अगर बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा और संरचना नियमित होगी। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पर कहा जाता है, यदि किसी परमाणु के संयोजकता कोष में, आप नोट भी करते जाएंगे, किसी परमाणु के संयोजकता कोष में बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपस्थित होते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपस्थित होते हैं तो ये इनमें प्रतिकर्षण होता है और प्रतिकर्षण के कारण जो संरचना है वो अनियमित हो जाती है। संरचना या जो ज्यामिति है वो कैसी हो जाती है? अनियमित हो जाती है। अगर नोट कर लेंगे, अगर किसी परमाणु के संयोजकता कोष में बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं तो प्रतिकर्षण के फलस्वरूप जो संरचना होती है वो अनियमित हो जाती है, ज्यामिति अनियमित हो जाती है और बंध कोण का मान परिवर्तित हो जाता है। बंध कोण का मान भी कैसा हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो हम देखेंगे किस प्रकार से। ये दो पॉइंट है। VSEPR सिद्धांत है वो कहता है कि जब अणु बनते हैं तो अणु बनाते समय परमाणु के जो कक्षक है वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होने चाहिए, जिसके कारण उन्हें प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है। लेकिन यहीं पर इसके दो बिंदु हैं कि यदि परमाणु के पास केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे तो संरचना नियमित होगी, लेकिन बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे तो वो प्रतिकर्षण करेंगे और प्रतिकर्षण के कारण अणु की संरचना अनियमित हो जाएगी, ज्यामिति अनियमित हो जाएगी और बंध कोण का मान भी कैसा हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, इसी से हमारा पूरा सिद्धांत हम समझ सकते हैं कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो यहाँ पे प्रतिकर्षण होने लगता है। तो प्रतिकर्षण के लिए कहा जाता है कि जो प्रतिकर्षण है वो किस प्रकार से होता है, आप इसे नोट करेंगे। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, LON, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म। और दूसरा हमारे पास क्या है? बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसे हम कहते हैं BP या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये हो गया LP और ये हो गया BP, है ना। मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया इसको, LP और BP। तो जो प्रतिकर्षण की सीमा है वो किस में अधिक होती है, आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा LP, मतलब अगर किसी परमाणु के संयोजकता कोष में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक से ज्यादा है, दो हैं, तो उनके बीच में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण होगा और वो सर्वाधिक होगा, जिसको हमने लिखा LP। दूसरा, अगर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और एक बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है BP, तो LP BP पर प्रतिकर्षण होगा। ये क्या है? लोन पेयर, ये हो गया लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। और तीसरा है बॉन्ड पेयर BP, मतलब कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म का जो प्रतिकर्षण है वो सबसे कम होता है। बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है तो प्रतिकर्षण होने लगता है। और लोन पेयर की संख्या एक से ज्यादा है तो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके फलस्वरूप अणु की संरचना कैसी हो जाती है? नियमित से अनियमित हो जाती है। और यही है हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। एक बार शॉर्ट में अगर देखें, फिर से मैं बोलना चाहूंगी साथ में यहाँ पे
कि यदि किसी अणु में केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं तो अणु की संरचना नियमित होती है, संकरण के अनुसार होती है। लेकिन बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है तो अणु की संरचना अनियमित हो जाती है। अणु की संरचना कैसी हो जाती है, यहाँ लिख लेते हैं हम, अनियमित हो जाती है, बंध कोण का मान परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जो लोन पेयर है, लोन पेयर वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और हमने क्या कहा कि प्रतिकर्षण न्यूनतम होना चाहिए, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण सर्वाधिक होता है, फिर इनके बीच में कम होता है और सबसे कम कहाँ पे होता है, BPBB मीन्स बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है। ऐसी कंडीशन में अणु की संरचना नियमित होगी, पर इन दोनों कंडीशन में अणु की संरचना विकृत हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, अनियमित हो जाती है। यह है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। पहले आप इन बिंदुओं को लिखें, फिर हम आगे पढ़ेंगे। अब इसी के आधार पे हमें पढ़ना है अमोनिया और जल के अणु की संरचना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है अक्सर। आपके पास दो टॉपिक है, एक है अमोनिया मीन्स NH3, सूत्र आपको याद होगा, अमोनिया की संरचना, और दूसरा हम देखेंगे H2O अणु की संरचना, H2O अणु की संरचना। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अमोनिया की संरचना। अमोनिया में ये क्वेश्चन आता है, अलग से पूछा भी जाता है कि अमोनिया की संरचना पिरामिडी होती है, पिरामिडी होती है, क्यों? तो ये हम किसके आधार पे पढ़ेंगे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के आधार पे। और दूसरा है H2O मीन्स जल के अणु की जो संरचना है वो कैसी होती है, V आकार की, V आकार की। ठीक है, आप ये दोनों एग्जाम्पल इसके साथ नोट कर ले, क्यों होती है इसके वीडियो हम आगे देखेंगे, है ना। ये दोनों एग्जाम्पल हम इसी के आधार पे पढ़ते हैं कि अमोनिया की संरचना पिरामिडी होती है और बंध कोण यहाँ पे होता है 160 डिग्री। फिर जो जल के अणु की संरचना V आकार की, या इसी को कोणीय संरचना होती है, कोणीय संरचना होती है, और यहाँ पर बंध कोण होता है 104 डिग्री। इनमें संकरण पाया जाता है sp3। ये इसके एग्जाम्पल हैं जो हमको आगे पढ़ना है। जबकि क्योंकि हम क्या पढ़ के आए हैं कि sp3 के कारण आकृति कैसी होती है, चतुष्फल की, पर दोनों की आकृति में परिवर्तन हुआ, पिरामिडी और V से। तो इसे हम आगे की वीडियो में देखेंगे ऐसा क्यों होता है। आप पहले ये जो वीडियो है उसको अच्छे से समझें, और ये आपके क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। अमोनिया की संरचना पिरामिडी, बंध कोण 160 डिग्री और संकरण sp3। जल के अणु की संरचना V आकार की होती है, कोणीय होती है, 104 डिग्री बंध कोण होता है, sp3 संकरण होता है, किसके आधार पे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के कारण। तो अब ऐसा क्यों होता है ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे, पहले आप इसे अच्छे से समझें। थैंक यू।